हेलो स्टूडेंट, आज हम रीट लेवल फर्स्ट की मैथ का फर्स्ट टॉपिक है संख्या पद्धति। इसे देखेंगे। संख्या पद्धति ये आपकी मैथ में फर्स्ट टॉपिक है, संख्या पद्धति। ठीक है, अब देखिए संख्या पद्धति में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं जो आप सेकंड क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। जैसे स्थानीय मान में से क्वेश्चन आ जाता है। स्थानीय मान के लिए क्या है कि जैसे संख्या है कोई भी, अब आपको पता है कि संख्या किससे मिलकर बनी होती है, अंकों से मिलकर बनी होती है। और अंक, कुल अंक कितने होते हैं अपने पास? 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल मिला के कितने अंक है? 10 अंक है। और इन 10 अंकों से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हम बना सकते हैं। ठीक है, ये भी आप जानते हो कि स्थान, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, ये सब आप जानते हो, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। लेकिन इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जैसे रीट में आया हुआ है कि जैसे आपको कोई संख्या दे दी, ये कोई संख्या है। ठीक है, अब इसमें से आपसे पूछ ले कि 4 का स्थानीय मान बताइए। 4 का स्थानीय मान। अब 4 का स्थानीय मान अपन किस तरीके से निकालेंगे? अपन ये देखेंगे कि 4 इस संख्या में कौन से स्थान पर है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 4 है। ठीक है, तो सैकड़ा मीन्स 2 0 आ जाएगी उसके आगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अंक, जो 4 अंक है उसके आगे कितने अंक है? कुल मिला के 2 अंक है, तो आप 2 शून्य लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं अपन, ये कोई संख्या ले लिए। तो अब इसमें आपसे 6 का स्थानीय मान कोई पूछ ले कि 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान बिल्कुल इजी है, आप 6 लिख दो और 6 के आगे कुल कितने अंक है? 1 2 3, तो आप 3 0 लगा दो, यानी 6000। और वैसे भी देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार की जगह 6, तो 6000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब इसमें याद रखने की एक बात है, 0, कि 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या होगा? 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, चाहे से वो कहीं पर भी क्यों ना हो। जैसे मैंने ये वाली एक संख्या ली थी, इधर देखिए, इस संख्या में 0 का स्थानीय मान आपसे कोई पूछता है कि 0 का स्थानीय मान बताइए, तो अपन देखें तो ये 0 अंक लिखा है मैंने, और 0 अंक के आगे कितने अंक है? 1 अंक है, तो भी डबल 0 मीन्स 0, तो 0 कहीं पर भी हो उसका स्थानीय मान क्या होगा? 0 ही होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्थानीय मान बिल्कुल इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैंने बता दिया हल्का सा। अब संख्या पे आते हैं अपन। नंबर सिस्टम। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं तो आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे काल्पनिक संख्याओं का मतलब आप सिर्फ इतना सा समझ सकते हो कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस की है तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। बस ये ध्यान रखना है अपन को कि अंडर रूट में अगर नेगेटिव है कोई संख्या तो वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, बाकी अब वास्तविक संख्याओं पर अपन आते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में देखिए कई प्रकार की संख्याएं होती है। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, और भाज्य और अभाज्य संख्याएं, सम, विषम, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रकार की संख्याएं आती है। अब इन संख्याओं को हम अलग अलग समझते हैं कि ये क्या होती है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक में, और इनमें से क्वेश्चन भी बनता है कई बार। तो देखिए हम इसको एक एक समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्राकृत संख्या। तो
प्राकृत संख्या देखो क्या है, प्राकृत संख्या। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है प्राकृत, प्राकृत मीन्स इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकृति में, अपनी प्रकृति में जो भी कोई वस्तु विद्यमान है, जब अपन उसको गिनना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से ही करते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो प्रकृति में कोई भी वस्तु विद्यमान जो भी है उसे हम 1 से गिनते हैं, तो इसलिए प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक चलेगी भाई, अनंत तक, ठीक है, अनंत तक चलेगी। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं के अंदर छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई, 1, और चलती रहेगी इस तरीके से लाख करोड़, ठीक है। तो प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N से इसको अपन व्यक्त करेंगे, और कैपिटल N कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होकर और अनंत तक चलता है। तो ये प्राकृत संख्या की बात हो गई। अब सेकंड नंबर पे आता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या क्या है भाई, नाम तो सेम सा लग रहा है हमें और ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो पता कैसे चलेगा। तो देखिए इसमें 1 से स्टार्ट होकर सारे आ गए अपने पास अंक, लेकिन सिर्फ एक अंक की कमी है, अगर वही आ जाए तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैंने किसी से 10 रुपये लिए और उसने मुझसे दोबारा 10 रुपये ले लिए, तो गणित की भाषा में इसे हम क्या बोलेंगे, गणित की भाषा में हम क्या कहेंगे कि मेरे पास कितने रुपए शेष रह गए, 0 ही बोलेंगे। इसका मतलब अगर प्राकृत संख्याओं में 0 और आ जाए तो वो संख्या क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या। क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 और इस तरीके से चलती रहेंगी। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, ठीक है। तो W, कैपिटल W से व्यक्त करेंगे, 0 1 2 3 और इस प्रकार से ये भी अनंत तक चलती है। तो प्राकृत संख्याएं भी पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, है ना, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये सेकंड क्वेश्चन बन गया इसमें से। अब देखिए थर्ड नंबर पे आते हैं हम पूर्णांक पे। अब पूर्णांक नाम से पता चल रहा है पूर्ण अंक, पूर्ण अंक मीन्स पूरा अंक, पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, ठीक है। जैसे 0 पॉजिटिव ले तो 1 2 3 4 और ये इस तरीके से अनंत तक चलेंगे। नेगेटिव में बात करें तो -1 -2 -3 और ये भी अनंत तक चलेंगे। तो ये पूर्णांक हो गए, मतलब पूरे अंक। तो जो भी पूरा अंक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसे हम पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। ये पूर्णांक हो गया। अब देखिए पूर्णांक जो टॉपिक था अपना, इस पूर्णांक में कई बच्चों के समझ नहीं आता है कि नेगेटिव पॉजिटिव संख्याओं में क्या रिलेशन है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो उसे हम संख्या रेखा से समझ सकते हैं कि संख्या रेखा में जैसे बीच में 0 होता है, ठीक है, इसके दाईं तरफ हमेशा धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 इस तरीके से चलती रहेंगी अपनी अनंत तक। इधर आपकी नेगेटिव संख्याएं होती हैं, -2 -3, ये भी अनंत तक चलती रहती है। 0 बीच में है तो 0 ये ध्यान रखना है, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि 0 धनात्मक है या ऋणात्मक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कथन सत्य है वो बताइए, सत्य और असत्य। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब देखिए संख्या रेखा पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर दाईं तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वैसे वैसे संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। मीन्स -3 छोटे हैं -2 से, ठीक है। यही हुआ इसका मतलब कि -3 संख्या छोटी है और -2 बड़ी है। -2 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है।
0 से 1, 1 से 2। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ते जाएंगे संख्याओं का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 2016 में भी आया था एक रीट में कि आपको वही ऑप्शन दिए रहे थे और इनमें से बताना था कि सही कथन कौन सा है। जैसे कि माइनस के 16 इज़ ग्रेटर देन माइनस के 15, ठीक है, एक ये था ए। बी मान लो कि माइनस के 16 छोटे हैं माइनस के 20 से, ठीक है। तो आप पहले इनमें से बताइए मुझे कि माइनस के 16 माइनस के 15 से बड़े हैं क्या? नहीं, क्योंकि नेगेटिव में जो अंक छोटा लगता है वही क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस के 15 बड़े हैं माइनस के 16 से, यही बात हुई ना। तो ये गलत हो गया, माइनस के 15 माइनस के 16 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं में जो अंक छोटा होता है उसका मान बड़ा होता है, क्योंकि वो संख्या रेखा के दाईं तरफ आ रहा है। जैसे कि माइनस के 15 यहाँ आएंगे और माइनस के 16 यहाँ पे आएंगे, तो इसका मतलब माइनस के 15 बड़े हैं और माइनस के 16 छोटे हैं। दूसरा है कि माइनस के 16 छोटा है माइनस के 20 से, तो ये भी गलत हो गया। माइनस के 16 तो बड़ा होना चाहिए था माइनस के 20 से, क्योंकि जो अंक छोटा है वो क्या होता है, इसमें बड़ा होता है, ठीक है। अब सी ले लेते हैं हम कि 0 इज़ लेस देन माइनस 16। अब इसे बताइए आप, ये सही है कि गलत है? कि भाई 0 छोटा है माइनस के 16 से, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है ये तो देखते ही समझ जाना चाहिए कि नेगेटिव संख्या हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव संख्या से या फिर 0 से। 0 भी एक तरीके से पॉजिटिव के पास में ही आ रहा है, इसलिए 0 बड़ा है माइनस के 16 से, ठीक है। और एक ऑप्शन इसमें से कोई सा भी आपको सही दिया रहेगा, जैसे कि माइनस के 16 इज़ ग्रेटर देन माइनस के 20, तो आप इस पर राइट कर दोगे कि माइनस के 16 बड़ा है माइनस के 20 से। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक आपका कंप्लीट हो चुका है। पूर्णांक के बाद आप जैसे सम और विषम संख्या तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए सम संख्याएं कौन सी होती है भाई, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, या फिर जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है, ठीक है, सभी पता है। फिर विषम वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं, या फिर जिनके इकाई के अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये तो सम और विषम की बात हो गई, सब जानते हो आप। अब आता है अगला टॉपिक आपका अभाज्य संख्याएं। ये बहुत से बच्चों के आज तक समझ में नहीं आया कि अभाज्य संख्याएं क्यों कैसे होती हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनमें कि केवल और केवल या तो स्वयं का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए, दोनों होने चाहिए। 1 का भाग जाए और स्वयं का भी भाग जाए, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। दूसरा, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, क्या हो, 2 गुणनखंड, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अब अपन स्टार्टिंग से बात करें, 1 से लेते हैं, ठीक है। 1 क्या अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, क्योंकि 1 के 2 गुणनखंड संभव नहीं है। 1 का तो 1 ही होगा, सिर्फ 1 गुणनखंड, 2 नहीं होंगे। और दोनों जो मैंने बातें बोली थी उन दोनों का पालन भी नहीं कर रहा कि 1 का भाग जाए और स्वयं का जाए, मीन्स ये दोनों बातें तो एक ही हो गई ना, ठीक है। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ऑप्शन में होता है 1, 2, 3, 5 इस तरीके से, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 2। क्यों? क्योंकि 2 के गुणनखंड हम करेंगे तो 2 × 1, ठीक है, 2 गुणनखंड हो रहे हैं इसके। दूसरा, इसमें एक तो 1 का भाग जा रहा है और स्वयं का 2 का भाग जा रहा है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या,
एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये भी कौन सी होती है? 2 ही होती है, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सारे की सारी हमें विषम संख्याएं मिलेंगी। जैसे आप देखो पढ़ो, 1 2 3 ही अपनी अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है, फिर 3 पे आते हैं, 3 भी अभाज्य संख्या होगी क्योंकि इसमें 1 का भी भाग जाएगा और 3 का भी जाएगा। फिर 4 नहीं है क्योंकि 4 के तो गुणनखंड 2 × 2 होते हैं, 2 का भी भाग जाता है उसमें, है ना, और 4 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा, इसलिए 4 नहीं होगा। फिर आएगा 5, क्योंकि 5 में सिर्फ और सिर्फ 5 का ही भाग जाता है। फिर 6 में भी 3 का जाता है, नहीं। फिर लेंगे 7, ठीक है, फिर 7 के बाद में 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर आएगा 11, फिर 13, और इस तरीके से अपनी अभाज्य संख्याएं चलती रहेंगी। तो आप देखोगे कि सारी अभाज्य संख्याएं कैसी हैं? विषम है। कैसी है? विषम। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या की परिभाषा हो गई। अब देखिए इसके बाद ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, यदि ये अपन को याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अपन निकालने बैठते हैं, इससे अच्छा है कि अपन इनको याद रख लेते हैं कि 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 1 से 25 तक की संख्याओं में जो कुल अभाज्य संख्या है वो कितनी है? तो वो 9 होती हैं। ऐसे ही 1 से 50 तक की संख्याओं में 15 होती हैं, 1 से 75 में 21 होती हैं, 1 से 100 तक, ये कई फर्स्ट गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। ऐसे ही 1 से 125 में 30, 1 से 150 में 35 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 175 में 40 होती हैं और 1 से 200 के मध्य 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी है। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है भाज्य संख्याएं। तो नाम से पता चल रहा है कि अभाज्य संख्याओं की अपोजिट क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या, ठीक है ना। मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता हो, 1 का जाता हो, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है, ठीक है। या फिर जिसके आसानी से गुणनखंड संभव है, बहुत सारे उसके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे कि 4 है, 6, 12, 15, ये सभी कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके कई गुणनखंड संभव है, ठीक है। तो इन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है आपसे, इसमें आया हुआ है रीट में कि ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, आरटेट में आया था ये, ऑप्शन दिए थे कि एक संख्या एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। सेकंड था कि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। सी था एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और डी था एक संयुक्त संख्या है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, इसमें से आपको सही कथन बताना है आपको कि एक अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है। तो देखो सबसे पहली बात तो आप ये बात दिमाग में बैठा लो कि जो एक है न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। समझ में आ रहा है? एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्यों? ये बात मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड संभव नहीं है, ठीक है। और भाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कई गुणनखंड संभव नहीं है, सिर्फ एक ही गुणनखंड है इसका, तो ठीक है ना। इसलिए एक को हम न तो भाज्य मानते हैं और न ही अभाज्य मानते हैं। तो एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत है ये तो,
दूसरा है एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है। थर्ड है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और डी है एक संयुक्त संख्या है। तो अब भाई ये संयुक्त क्या हो गया, संयुक्त मीन्स भाजी है, संयुक्त या फिर यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं, जो कई गुणनखंडों से मिलकर बनी है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं। इसका मतलब ये भाज्य हो गया, इसका मतलब भाज्य। तो एक भाज्य संख्या है, तो मतलब ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। इसके बाद अपना टॉपिक आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, देखो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चों के ये भी समझ में नहीं आता कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो देखिए अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है ना, जैसे कि प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या हैं, पूर्णांक हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय संख्याएं। परिभाषा इसकी थोड़ी सी अलग है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको अधिकतर बच्चे समझ लेते हैं कि P/Q मतलब भिन्न संख्या की बात कर रहा है, कि भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है, जबकि ऐसा नहीं है। भिन्न संख्याएं तो होती ही हैं, जैसे 3/2 है, भिन्न है, तो ये तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ये सब भी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों, क्योंकि जैसे 5 है भाई, तो 5 को अपन 5/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसके अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर आपसे पूछ ले ऑप्शन में कि क्या यह एक परिमेय संख्या है क्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब तो अनंत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अनंत, ठीक है। अंश बटे हर, यदि हर में 0 हो तो वह क्या कहलाता है, अनंत होता है, ठीक है। तो 5/0 परिमेय संख्या नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और 5 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 5/1 लिखा जा सकता है इसको। 0 को भी अपन 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो ये सभी परिमेय संख्याएं की श्रेणी में आएंगी। इसके अलावा इस प्रकार की संख्याएं भी दी हुई रहती हैं, जैसे कि 3.3333 इस तरीके से। तो अब ये चलता रहता है, तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं, अशांत। अशांत मीन्स ये कभी शांति नहीं होती, चलती रहती है, 3 3 3 3, ठीक है। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति संख्याएं, इन संख्याओं को बोलते हैं अशांत आवृत्ति संख्याएं। तो ये संख्याएं भी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अशांत आवृत्ति वाली संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याएं, बात समझ में आ गई। सारी भिन्न क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा इस प्रकार की अशांत आवृत्ति वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अब अपरिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या आएगी, ऐसी संख्याएं, इसका अपोजिट हो गया कि जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो भाई ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई है। आपने पढ़ा होगा कि पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। तो जो ये 22/7 है ना, 22/7 अगर आपको कहीं लिखा दिख जाए तो 22/7 तो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इस और भिन्न भी है, तो इसलिए 22/7 तो परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम इसमें 22 में 7 का भाग दे देते हैं और उसके बाद में अपन को इस तरीके से मिलता है 3
1 4 1 5 और इस तरीके से ये अशांत संख्याएं मिलेगी आपको, अशांत अनावृत्ति वाली संख्याएं। अशांत अनावृत्ति मीन्स आवृत्ति नहीं होगी, हर बार आपको कुछ अलग मिलेगा, 1 4 फिर 1 5 फिर कुछ अलग मिलेगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी बार बार। तो इसका मतलब ये 3.1415 ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और जो पाई का मान जो 22/7 होता है वो किस में आएगा, परिमेय संख्याओं में आएगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपरिमेय संख्याओं में इस प्रकार की संख्याएं मिलती है। ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं पर कुछ क्वेश्चन से आते हैं इस प्रकार के कि निम्न में से परिमेय संख्या है, ऑप्शन दिए हुए रहे हैं आपको कि √35 है, 3.5643। ठीक है, चलता है इसमें क्या है, इसका मतलब कैसी संख्या है ये, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, आवृत्ति थोड़ी हो रही है बार बार, अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति वाली संख्याएं, ये 0 है और ये √7। तो देखिए जो अपनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, यानी जिनका पूरा का पूरा वर्ग नहीं निकलता, जैसे कि √16 है, इसका तो क्या होता है 4, तो इसका मतलब ये तो क्या है, अपनी परिमेय संख्याओं में आएगी। ठीक है, और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, वो सारी संख्याएं किस में आती हैं, अपरिमेय संख्याओं में आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ये संख्या भी अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावृत्ति वाली संख्याएं मैंने आपको बताई थी कि ये भी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो अब बचा क्या, 0 कैसी है, परिमेय संख्या। वैसे भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये किस में आती है, परिमेय संख्याओं में आती है, और 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, अतः 0 क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखिए अब 1.333 कैसी है, अशांत आवृत्ति वाली संख्याएं, और अशांत आवृत्ति वाली संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो ये कैसी है, परिमेय संख्या है। सेकंड आते हैं पाई मैंने आपको बता चुकी हूँ कि पाई अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन देखिए ये भी आपको पाई का ही रूप दिख रहा है 22/7। तो 22/7 जब भिन्न के रूप में हो तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हो कि ये पाई का ही मान है 3.1415 है ना, और देखते क्या कहते हो कि ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि इसके बाद में इस तरीके से कुछ भी लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये एक शांत संख्या है। ठीक है, यहीं पे स्टॉप हो गई 3.1415, इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो जब पाई ओनली आपको पाई लिखा दिखे तो इसका मतलब वो अपरिमेय है, भिन्न रूप में है तो परिमेय है, और जब इस प्रकार से अशांत रूप में हो तब तो वो अपरिमेय है, और वरना वो कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में अपन को गलती नहीं करनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब बात आती है कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याएं तो परिभाषा के रूप में तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या जो परिमेय संख्याएं भी हो जिनमें और अपरिमेय संख्याएं भी हो, मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, दोनों संख्याएं मिलकर क्या बनाएंगी, वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय के अंदर सारी संख्याएं आई जाती है, आपको पता है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, भाज्य सब प्रकार की संख्याएं परिमेय में आती हैं और बाकी बची हुई अपरिमेय में आती हैं। अब इनके अलावा फिर संख्याएं बचती कौन सी हैं, इनके अलावा संख्याएं सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक संख्याएं ही बचती हैं जिनकी अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अब वो संख्याएं कौन सी होती हैं, अगर माइनस की किसी भी संख्या, कोई भी संख्या का अपन वर्गमूल निकाले तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है, क्योंकि ये इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, अतः ये संख्याएं कैसी संख्याएं हो जाती हैं, काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपके जैसे छोटे मोटे टॉपिक आते हैं जो आपने कभी वैसे पढ़े नहीं होंगे या फिर ध्यान नहीं दिया होगा और कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और बिल्कुल इजी है, लेकिन क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है इसलिए हम गलत कर जाते हैं। सह अभाज्य संख्याएं,
अब बताइए क्या होता है सहअभाज्य संख्याएं। देखिए सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, मतलब वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, दो संख्याएं होती हैं, वे दो प्राकृत संख्याएं जिनका में से एक हो, जिनका में से एक हो। ठीक है, कोई सी भी दो प्राकृत संख्याएं हो, यदि उनका में से एक है तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई सी भी 2 और 5 को देख लो, 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनका में से क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 और 7 कोई सी भी ले लो। ठीक है, तो ये सब संख्याएं कैसी है, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब इसके बाद में एक आता है परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि परिपूर्ण संख्याएं कौन सी है। देखिए, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो वह परिपूर्ण संख्या कहलाती है, एक परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे कि 28 है, 28 एक संख्या है, यदि हम इसके गुणनखंडों की बात करें तो इसके गुणनखंड देखिए क्या होगा, एक तो 1, ठीक है, 1 का भाग तो सब में जाता है तो 1 होगा इसका गुणनखंड। दूसरा 2, 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा तो 4, फिर किसका जाएगा, 7 का, 7, और किसका जाएगा, 14 का, और एक, हाँ, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब इन सबका अपन योग करते हैं, योग करो इनका, तो इनका योग करने पर क्या मिलता है हमको, आप देख लो योग करके 28 ही आएगा। ठीक है, आप इन सब का योग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 28। तो इसका मतलब ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर हो तो वह संख्या एक परिपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, सहबाज हो गई। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि 0 में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज आते हैं कि ये भाज्य, भाजक, भागफल क्या है। ठीक है, आते हुए भी अपन से गलत हो जाता है। तो इसके लिए देखिए हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे छोटी क्लासों वाला कि जिस संख्या में अपन भाग देते हैं, ठीक है, जिसमें अपन भाग देते हैं यानी जो बीच में लिखते हैं वह संख्या अपनी होती है भाज्य। क्या होती है, भाज्य। और जिसका भाग दे रहे हैं वह होती है भाजक। जिसका भाग दे रहे हैं तो वो क्या हो गई, भाजक। और जो अपने आंसर आता है वह होता है भागफल, और नीचे अपना शेष रहता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसने आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 0 में 60 का भाग देने पर, यानी 0 में भाग देना है अपन को, तो भाज्य क्या है अपना, 0। तो यहाँ पर अपन 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 में भाग किसका दे रहे हैं, 60 का भाग दे रहे हैं, 0 में 60 का भाग दे रहे हैं। तो देखिए 60 क्या बन गया, भाजक, 60 क्या बन गया, भाजक, 0 क्या है, भाज्य। और अब भाग देने पर 60 में 0 का भाग दो तो क्या आएगा, 0। तो 0 क्या है, ये भागफल, और 0 बार भाग गया है। ठीक है, तो शेषफल भी क्या आएगा अपना, 0। भाई 60 का पहाड़ा आप 0 बार बोलो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 क्या है अपना, शेषफल। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, आपको इस प्रकार से लिखना है कि 0 में 60 का भाग देने में भाज्य, भाज्य क्या है अपना, 0, भाजक 60, भागफल 0 और शेषफल 0, ये बचेंगे। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। एक इसका जो फॉर्मूला है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप देखो इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखते हैं कि भाई अपन तो ये मान के चलते हैं कि भाज्य सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, जिसमें हम भाजक यानी जिसका भाग दे रहे हैं वो और भागफल ये दोनों छोटी होती हैं भाज्य से। तो भाज्य इक्वल टू
भाजक इंटू भागफल, इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, और प्लस शेषफल, अगर उसमें शेष है तो शेष जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसे अपन इसमें करके देखते हैं कि क्या अपन ने सही किया है नहीं किया। तो देखो भाज्य क्या है अपना 0, भाजक क्या है 60, भागफल 0 और शेषफल भी क्या है 0। तो देखिए 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, इसका मतलब अपना भाग सही था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं।